हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो कि आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन जैसे कि SSC, रेलवे, बैंकिंग, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है एवं अन्य टीचर्स के एग्ज़ाम अदर स्टेट में भी और बिहार दरोगा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा सेशन। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया मानचित्र संबंधित है, किससे संबंधित है? ये जो मानचित्र है दिया हुआ भारत का, ये ऑक्युपाई क्षेत्र है। किसके द्वारा इतना क्षेत्र पे अधिकार था? तो ये क्षेत्र था किसके कार्यकाल का था? तो वो था अशोक से उसके शासन काल के अंतिम समय में ऐसा इतना क्षेत्र पे अधिकार था अशोक के समय में। तो वही है, अशोक से उसके शासन काल के अंतिम समय का ये है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजकर्म की स्थापना की? राजधर्म की स्थापना की थी। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की किसने की थी? तो अशोक ने की थी। ठीक है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो कौन सा नहीं सम्मिलित था? तो श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। ठीक है, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। ठीक है, इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी श्रीलंका को कहा गया है, को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। ठीक है, इसलिए ये श्रीलंका उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? तो देवा नाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है, क्या है प्रमाण? तो देवा नाम प्रिय की उपाधि। सी आंसर हो जाएगा। अशोक 269 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो किसके अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो दीपवंश और महावंश में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो दीपवंश और महावंश में मिलता है। तो बी आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। सिहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। ठीक है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्तिस ने की थी। इस डिटेल्स को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में। ठीक है, अशोक के शासनकाल में। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो था पाटलिपुत्र में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक और दशरथ जो थे बौद्ध अनुयायी थे। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4, अशोक और दशरथ जो थे बौद्ध अनुयायी थे, डी आंसर होगा। मौर्य शासकों अशोक और उसके पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। ठीक है, दशरथ भी पूछा जाता है कि अशोक के अलावे कौन देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था? तो दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? तो मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहते हैं, बी आंसर होगा। ठीक है, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते हैं, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो मौर्य प्रशासन का भाग इनमें से कौन नहीं था? तो अग्रहारिक जो था मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। युक्त था, प्रादेशिक था, राजुक था, ये सब मौर्य प्रशासन के भाग थे, लेकिन अग्रहारिक नहीं थे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी युक्त, राजुक और प्रादेशिक हैं। ठीक है, अग्रहारिक नहीं। युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक ये भूमि का पैमाइश करने वाला अधिकारी था, जो आज कल के बंदोबस्त अधिकारी की भांति होते थे। और प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में ये संभागीय आयुक्त की तरह था, जो न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। ठीक है, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था प्रादेशिक को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो किसने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण? तो अशोक ने किया था, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? तो अशोक ने किया था। डिटेल्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और ठीक से समझ में आएगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। ये स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थरों से निर्मित हैं। मौर्य युगीन सभी जो स्तंभ है चुनार के बलुए पत्थर से निर्मित है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और भारत सरकार जो प्रतीक चिन्ह लिया गया है वो सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से ही। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है सांची का स्तूप जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। ठीक है, डी आंसर होगा। स्थान स्मारक या भग्नावशेष से मैच करना है तो कौशाम्बी स्मारक भग्नावशेष। तो कौशाम्बी कहाँ है? कौशाम्बी में क्या है? तो कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। ठीक है, सी आंसर है, तो सी कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में क्या है? तो
रानाभर स्तूप है कुशीनगर में, रानाभर स्तूप है। और सारनाथ में क्या है, धामेक स्तूप है, सारनाथ में धामेक स्तूप है। और श्रावस्ती में क्या है, तो श्रावस्ती में सहेत महेत है, श्रावस्ती में सहेत महेत। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है कौशाम्बी में। और कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, ये सारनाथ में धामेक स्तूप है, और श्रावस्ती में सहेत महेत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, तो सी आंसर है। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, सारनाथ में क्या है, तो धमेक स्तूप है, और श्रावस्ती में सहित महेत है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था। तो उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था, मतलब कैसे, कहाँ पहले उसके बाद कौन, ऐसे क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, कहाँ, तो सबसे पहले गया गए, उसके बाद कुशीनगर गए, उसके बाद लुम्बिनी, उसके बाद कपिल वस्तु, उसके बाद गए सारनाथ, और सारनाथ के बाद श्रावस्ती गए। ठीक है, तो इसका क्रम हो जाएगा, बी वाला होगा 1 3 4 2 5 और 6। ठीक है, बी आंसर होगा, बी 1 3 4 2 5 6। ठीक है, कैसे कैसे एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले कहाँ गए, अशोक सबसे पहले कहाँ गए, तो गया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के बाद सारनाथ, और सारनाथ के बाद श्रावस्ती गए। ठीक है, यही क्रम है। देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में गया तथा उनकी पूजा की। सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है, गया के बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती। ठीक है, यही क्रम है अशोक द्वारा गया। 2 बार देख लेंगे, ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है, तो अशोक के शिलालेखों, इंक्रिप्शन में जो भाषा प्रयुक्त है वो है प्राकृत है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो प्राकृत है। एक बार पूछे जाते हैं कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, तो प्राकृत भाषा थी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो खरोष्ठी लिपि में कौन सी है अभिलेख, तो सहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, तो सहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामिक, जो अशोक के द्वारा जो यूज किया गया था लिपि, वो कौन कौन सा था। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामिक और ग्रीक एवं सीरियाई लिपियों का प्रयोग हुआ है। भारत के मुख्य क्षेत्र से प्राप्त अशोक के अभिलेख जहां ब्राह्मी में है, वहीं उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र और बाहर से प्राप्त अभिलेख अन्य लिपियों में है। अशोक का सहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, जबकि कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सहबाजगढ़ी का अभिलेख किसमें है, तो खरोष्ठी लिपि में है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है।
भारत में पाए गए प्राचीनतम ऐतिहासिक शिलालेख अशोक के हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मी तथा गौणता खरोष्ठी, आर्मेयिक एवं यूनानी लिपियों में तथा प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उत्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उत्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थर की पट्टियों पर। ये आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उत्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ये जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आज पूछा जाता है, हमेशा रिपीट होते रहते हैं कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को। सी आंसर होगा। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 ईस्वी में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मी लिपियों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आप लोग को पता है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आप लोग को पता है जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो वो है अनुराधापुर। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो वो है अनुराधापुर। बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से मतलब इस ओर से इस ओर। ठीक है, कौन सी थी? तो खरोष्ठी लिपि थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि जो थी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? वह है प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? तो वो है प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम उसे देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के नाम के रूप में किया गया है? तो वो था अशोक। ठीक है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो अशोक का प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के रूप में उल्लेख किया गया है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये
स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। ये अखंड है, ये सही है। स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, तो ये भी सही है। लेकिन ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। ठीक है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हैं, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। ठीक है। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो कहाँ से? मास्की से मिलता है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की से मिलता है। डी आंसर हो जाएगा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उदेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। किस किस में? तो मास्की, गुर्जरा, मेट्टूर एवं उदेगुलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। पूछा जाता है किसमें व्यक्तिगत नाम मिलता है अशोक का? तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदेगुलम के लेखों में। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो अशोक नाम उल्लिखित किस में है? तो मास्की का लघु शिलालेख में अशोक नाम उल्लिखित है। मास्की का लघु शिलालेख में। मास्की के अलावे कहाँ कहाँ? तो गुर्जरा, नेट्टूर और उदेगुलम में भी अशोक नाम उल्लिखित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का। दोस्तों अगर सीरीज पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, ताकि और भी सब्जेक्ट का इस तरह का वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए आता रहे। ठीक है, और आपकी तैयारी को और बेहतर तरीके से आप मतलब कि तैयारी को और बेहतर दिशा में ले जा सकें। ठीक है, क्योंकि PYQ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी एग्जाम्स की तैयारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो किसमें हुआ है? गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। ये आंसर हो जाएगा। अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है तो बुद्ध के जन्म से। अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है किससे? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ये आंसर हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, लुम्बिनी का ग्राम का जो धार्मिक कर था उन्होंने माफ कर दिया था। ठीक है, और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था लुम्बिनी पर अशोक ने। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाबरू स्तंभ में अशोक ने मगध का सम्राट बताया है अपने आप को। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो भाबरू स्तंभ में बताया है। भाबरू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रियदर्शी लाजा मागध संग अभिवादेतुना आहा। ठीक है, अजीब सा लैंग्वेज लिखा है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है।
कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो कालसी में मिली थी। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो कालसी में मिली थी। ध्यान रखेंगे, डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 में है। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध के विजय के बारे में बताया गया है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख रॉक एडिक्ट में है? तो शिलालेख 13 में, शिलालेख 13 में है। डी आंसर होगा। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासन काल के कब 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो अशोक के शासन काल के 8वें वर्ष में अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये सब डिटेल्स ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं। ठीक है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख शिलालेख 12 है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो शिलालेख 12 जो है धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। ठीक है, शिलालेख 12 में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। ध्यान रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं, कौन से हैं? तो दूसरा और 13वां शिलालेख जो है बताता है। ठीक है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है कौन सा? तो दूसरा और 13वां शिलालेख, सी आंसर हो जाएगा। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी, श्रीलंका की सूचना मिलती है। ठीक है, दूसरे और 13वें शिलालेख में किस किस की? संगम राज्यों की, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी, श्रीलंका की सूचना मिलती है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है। चोल का है, पांड्य का है, सत्यपुत्र का है, लेकिन सातवाहन का नहीं है। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं मिलता है? तो वो है सातवाहन का नहीं मिलता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो शिला अभिलेख 1 में ही पशु बलि पर रोक लगाया गया है। ये आंसर होगा। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो शिला अभिलेख 1 में पशुओं के वध पर रोक लगाई गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो मिस्र का शासक था। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक का राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो मिस्र का शासक था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक,
तुर्माय टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतिकीनी या एनीकीनी एंटीगोनस गोनातास मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, मकमास या मेगारस साइरिया ये साइरीन का शासक, और अलीक सुंदर या एलिरू सेंट्रो अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। ठीक है, डिटेल्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। ठीक है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो मौर्य के। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो मौर्य के राजकीय संबंध थे सीरिया और मिस्र के साथ। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।